Good evening, everyone, and welcome to the first session for SBR for September 2024 एग्जाम। अभी रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले मैंने एक चीज बोली थी कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों बोला था मैंने ऐसा? क्योंकि आज से शुरुआत होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने की। अभी तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बोला था कि कॉन्सेप्ट समझ के आना, स्टडी टेक्स्ट में जो चीजें हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लासेस से और नोट से समझना। आज हम पहली बार शुरुआत ये करेंगे कि एग्जाम चाहता क्या है और आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से और प्रैक्टिकल जिंदगी के पर्सपेक्टिव से तैयारी कैसे करेंगे। इसलिए अभी वाले सेशन में मैं 1 घंटे में आप लोगों को फ्री कर दूंगी। दैट इज व्हाई आई हैव रेस्ट्रिक्टेड द क्लास ड्यूरेशन टू 1 आवर सो दैट यू ऑल डू नॉट फील बर्डनड कि यार क्लास 2 घंटे चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन इस 1 घंटा सारा दिमाग प्लीज मेरे वर्ड्स पे रखना। जो पीपीटी अभी आपके सामने शेयर होगी वो पीपीटी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसबीआर में ये वाली अप्रोच मैं फॉलो कर रही हूँ, विच आई एम फीलिंग इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट। तुम्हें वो टेस्ट के लिए पहले तैयार करेगी, उसके बाद में आपको आपके एग्जाम के लिए भी तैयार करेगी। अब आपके सामने लेके आती हूँ पीपीटी को। जस्ट कंफर्म मी इफ यू ऑल कैन सी दैट पीपीटी। बताओ, क्या पीपीटी सामने आई? यस ठीक है, देखिए जी। सो नाउ व्हाई आई एम सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय टीचिंग आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन टू इट। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि मैंने प्रॉब्लम्स ले ली तो आइडियली दैट शुड बी फाइन विद द स्टूडेंट्स। लेकिन विद एक्सपीरियंस अब ये चीज समझ में आ रही है कि मेरे स्टूडेंट्स एसबीआर में पास तो हो रहे हैं, नंबर भी 60s में लेके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर और ज्यादा करूंगी तो 70s में भी ले आएंगे। ये कोशिश इसी चीज की है। तो इस बार तुम्हें जो बैचेस दिखेंगे वो काफी डिफरेंट दिख रहे होंगे। बेसिस दिस दैट आई एम गेटिंग सम टाइम, क्योंकि अब मेरी टीम कई प्रॉब्लम क्लासेस के लेवल की लेने लग गई है। तो अब आती हूं मैं आपके मुद्दे पे। क्या स्पेशल होने वाला है? हम बिल्कुल प्रॉब्लम पे हिट करने वाले हैं। चैप्टर 1 to 11 आपने कर लिए। मैं आज तक बोलती थी कि जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करोगे आप एग्जाम किट कर नहीं पाओगे। अब थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। तुम्हारी पूरी बुक पढ़ना चालू कर दिया है मैंने, डेली बेसिस पे पढ़ रही हूं मैं 10 घंटे। एंड आई हैव ट्रैक डाउन सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू आफ्टर डूइंग दीज सेट ऑफ चैप्टर्स। उससे क्या होगा, साथ के साथ कुछ पार्ट्स जो ऐसे हैं वो आपको हेल्प करेंगे ये बिल्ड करने में कि एग्जामिनर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करने वाला है और मुझे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करनी है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कैसे करूं। वहां से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज समझते हैं एसबीआर। मेन प्रॉब्लम क्या है अगर कोई भी इसमें फेल होता है तो? मैंने 2 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं ओवर इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस, और जिसमें वैल्यू एजुकेशन से ज्यादा करी है क्योंकि मॉक टेस्ट चेकिंग मैंने यही करी है। पहला, बच्चा प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाता। क्वेश्चन में बीमारी क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो उसको समझ ही नहीं पाता। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो मैं आज आपको सबसे पहले तो ये सिखाऊंगी कि क्वेश्चन को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 2, यहां पे बात किसके बारे में हो रही है, ये दूसरी चूक होती है। यानी बच्चे मिक्सअप कर जाते हैं कि मैं आईएएस 16 के बारे में बात करूं या आईएएस 40 के बारे में बात करूं। मतलब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आइटम है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप पे एक छोटा सा गेम खेल के भी करवाई थी। वो इसी बैकग्राउंड से कराई थी, मैं पढ़ रही थी उस टाइम और सडनली मेरे दिमाग में ये चीज आई कि ये तो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए कि कब किस चीज की लड़ाई होगी। अब हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तुम्हें पता कैसे लगेगा एग्जामिनर क्या चाह रहा है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आती हूं, आप लोगों को एक ऐसी चीज से मिलवाती हूं जो पिछले 2 सालों से बार बार पूछी जा रही है। नेचुरल कैलामिटीज पे क्वेश्चंस। हमने पैंडेमिक देखा, यूएस वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरसेस देखते हैं, बट दीज इंपैक्ट ह्यूमन बॉडीज। यस डेफिनेटली,
कस्टमर बेस खराब होता है किसी भी कंपनी का, लेकिन कुछ और नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं जो डायरेक्टली एक बिजनेस के एसेट्स पर अटैक करती हैं. नाउ लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी विच इज फ्लड. फ्लड आता है एक जगह पे और उस फ्लड की वजह से एक फैक्ट्री लोकेशन पे कुछ इंपैक्ट्स आते हैं. आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि इस नेचुरल कैलामिटी की वजह से किन किन चीजों पे इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, यानी IFRS. फ्लड आया, बताओ कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो जाएंगे. ओपन केस है, लगाओ अपने दिमाग को और सोचो कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे इफ देयर इज अ फ्लड. सोचो, बोलो. और If the inventory gets damaged because of flood, तो IS2 inventory. IS2 इन्वेंट्री. IS2 इन्वेंट्री किस चीज का होता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का. क्या इन्वेंट्री के डैमेज को उससे मैं डील कर सकती हूँ? करना पड़ेगा. हो सकता है कुछ की NRV गिर गई हो क्योंकि वो खराब हो गया. अब वो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतनी नहीं आएगी मार्केट में जितनी आइडियली आती. तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस वापस जज करना पड़ेगा. वेरी गुड. और बोलो. मैम IS36 impairment of assets. 36 IS36 इम्पेयरमेंट ऑफ IS36 एसेट्स. बिल्कुल, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. कौन से एसेट्स इम्पेयर होंगे? शायद सारे. लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, शायद सब कुछ इम्पेयर हो जाएगा. फ्लड है, इम्पेयरमेंट का मतलब है सीधा सीधा नॉर्मल यूज से नहीं, किसी और कारण से वैल्यू ऑफ द एसेट गोज डाउन, इट्स efficiency goes down, its performance goes down. Impairment. Next. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर कैसे? अगर मेरा बिजनेस एग्रीकल्चर का है ही नहीं, प्रोडक्शन का है, तो एग्रीकल्चर एक बार हटाते हैं. और IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operation. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो सकता है. बिल्कुल सही. अगर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि यार ये तो सब तबाह हो गया, आई नीड टू सेल दिस फैक्ट्री, आई नीड टू क्लोज डाउन दिस प्रोडक्शन यूनिट, देन एब्सोल्युटली IFRS 5. और बोलो. सबसे मेन स्टैंडर्ड कोई नहीं बोल रहा. Provisions, contingent liabilities and assets. प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट एसेट्स. IAS कौन सा है ये? 37. 37. 37. पर ये 37 कहां से लग गया यार? प्रोविजन फॉर लॉस. क्या प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे? नुकसान पे नुकसान हुए चले जा रहा है. रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ सकती है. कहां आता है रीस्ट्रक्चरिंग? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन IAS 37 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. याद आया? रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा IAS 37 में. Yes, ma'am. यहां बार बार Yes, ma'am. रीस्ट्रक्चरिंग का जिक्र होगा. और मैम गोइंग कंसर्न भी पिक्चर में आ सकता है. क्या आ सकता है? गोइंग कंसर्न. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. गोइंग कंसर्न का जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक assumption ऑफ अकाउंटेंसी, दैट मे कम इनटू क्वेश्चन. अभी भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड की मैम वेट कर रही उसमें हूँ. IS10 events after the reporting period. Going concern अगर इफेक्ट होता तो. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें हम एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में भी जाएंगे, बट दैट रिलेट्स टू बुक कीपिंग. डायरेक्ट बताओ, एक और छूट रहा है तुम लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट. IAS 1. कौन सा वाला? 1. IAS 1 नहीं. और ब्रेकअप बेसिस पे बनेगा. हाँ वो लगेगा, बट इंपॉर्टेंट वंस. अरे तुम्हारी बिल्डिंग खराब हो जाएगी. बिल्डिंग कहाँ आती है? IS16 IS16 PP. IS16. सबसे पहली चीज IS16. अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको यही चीज सोच के आंसर करनी है. तो समझे प्रॉब्लम क्या होती है? ये पेपर सोचने का है, इंटेलिजेंसी का है. ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड लर्न कर लिया, मुझे स्टैंडर्ड का सब कुछ पता है, मेरा तो SBR क्लियर होगा. नॉट गारंटीड. वो आपको एक केस देंगे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें आप कौन सा IAS लगा के आंसर डालेंगे, और उसको जस्टिफाई और करना पड़ेगा कि ये IAS क्यों लगा रहे हो.
क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? तो तुम सबने इतने सारे बोले, एग्जामिनर की रिकमेंडेशन इतने सारों पे आती हैं, इनमें कौन सा मिस कर गए तुम? उन दोनों को हाईलाइट करो। यू मिस्ड फेयर वैल्यू मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि अब सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू बदल जाएगी। करेक्ट, सही बोला मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जितनी वैल्यू की थी अब उतनी थोड़ी रहेगी, यानी फेयर वैल्यू मेजरमेंट में अब मुझे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वापस से देखना होगा। एक और मिस कर गए, डेफर्ड टैक्स एसेट भी आ सकता है इसमें। सोचो कैसे आ सकता है, अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कैसे पिक्चर में आएगा यार डेफर्ड टैक्स एसेट? आज का नुकसान फ्यूचर का टैक्स पेमेंट बचाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. समझ गए? तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि तुम्हें सारे आईएएस अप्लाई करने होंगे, वो तुम्हें ये बोलेगा क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट इन केस ऑफ फ्लड व्हिच डिस्ट्रॉयड द फैक्ट्री बिल्डिंग। तो दिमाग को लगाना पड़ेगा, अच्छा डेफर्ड टैक्स एसेट यहां कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि आज जो लॉस हुआ है वो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में फ्यूचर में आने वाली इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। दिस विल लीड टू अ टेम्पररी डिफरेंस एंड अ डेफर्ड टैक्स एसेट। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आपने अभी तक जो जो चैप्टर्स किए हैं उसमें आपने सिर्फ स्टेप 1 चला है, यानी स्टैंडर्ड्स आना, उनका कंटेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड स्टेप है उनको अप्लाई करना, जो तुमने अभी किया। एप्लीकेशन इज व्हाट एसबीआर वांट्स। नेक्स्ट केस देखते हैं, लगाओ दिमाग। एक बिजनेस यूनिट है, बंद करने का प्लान कर रहे हैं हम। नाउ आई वांट टू हियर कौन से स्टैंडर्ड्स लगाओगे इस केस में? IS 37 provisions. किस चीज का प्रोविजन बनाओगे? Restructuring, ma'am. रीस्ट्रक्चरिंग। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो, क्योंकि यहां बिजनेस रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहे, प्लान कर रहे हैं कि हम एक को तो बेच ही देंगे। किस चीज का Discontinued प्रोविजन operation. बनेगा? Redundancy provision. रिडंडेंसी का। तुम लोगों को निकालोगे। हर देश का लॉ टर्मिनेशन के बेनिफिट्स रखता है। आप ऐसे किसी को नहीं निकाल सकते कि बाय बाय कल से मत आना, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में घसीट लेंगे वो तुम्हें और कॉम्पनसेशन देना पड़ जाएगा। फिर तो मैम IS 19 employee benefits. नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज लाइक बुकिंग अ खर्चा रिलेटेड टू समथिंग विच यू हैव अनाउंस्ड। हाँ, जब आप इसका पेमेंट अनाउंस कर दोगे ना तो बात अलग है, और वो होता है कि हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को देंगे। रिडंडेंसी स्पेसिफिकली कवर्ड किस में है? IAS 37 में। ठीक है? Ma'am, discontinued operations. कौन सा IFRS है? सारा कौन सा IAS है? भूल गया. IFRS 5 है. 5 है। Five. तो तुम लोगों IFRS को 5. तुम्हें नाम याद होने चाहिए, इनके नंबर्स और नाम। ठीक है? सो द नेम इज IFRS 5 asset held for sale and discontinued operation. अब योर फ्रेंड्स और मेनी पीपल विल टेल यू कि नहीं नहीं, तुम अगर स्टैंडर्ड नंबर याद नहीं रखते हो कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी तुम्हें स्टैंडर्ड नंबर याद होने चाहिए। अब से 6 महीने बाद में यू विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। डोंट यू थिंक यू शुड नो द टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज? यू शुड। हैंडफुल तो है 15, उनको बोलते बोलते भी यू विल जस्ट गेट देम लर्नड। तो अब जब बात भी करो अपने दिमाग को भी चलाओ। Just talk to yourself in reference to the number of the standard plus its complete name. Okay, it's IAS 16 property, plant and equipment. It's IAS 36 intangibles, impairment. Impairment. Maybe Impairment of assets. it's not impairment, it is impairment of assets. Assets. तो इनके नाम याद रखना। अब आप लोगों ने क्या क्या बोला कि एक तो IAS 37 में रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग तो मैंने बोली नहीं, मैंने तो बोला हम बेच रहे हैं। इसका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग तो नहीं होगी, रिडंडेंसी लेकिन जरूर होगी। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप एम्प्लॉइज को कहीं और प्लेस नहीं कर रहे हो, निकालोगे उनको, और निकालते ही कॉम्पनसेशन देना होगा। तो इसका आप रिडंडेंसी का प्रोविजन बनाओगे। दूसरा, नाउ दिस इज अ बिजनेस यूनिट विच इज held for resale. That means it is IFRS 5 का item.
तो कौन से स्टैंडर्ड्स आ गए जो आप लोगों ने बोले? तो सबसे पहली एक्टिविटी तो आपको क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन चाहता है, इसलिए मुझसे स्टार्टिंग में किसी बच्चे ने पूछा था जो मुझसे सारे पेपर्स पढ़ा है कि मैम इसका एग्जाम की ट्रैकर नहीं है। बेटा ट्रैकर इसीलिए नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड लगेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो आपको आज मैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दूंगी, जो 4-5 क्वेश्चंस आप करेंगे और फिर वो अपना टेस्ट देंगे, जो आने वाले अभी 4-5 दिन में आपका शेड्यूल टेस्ट है। आज मैं आपको 2-3 केसेस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी कि बताओ इसमें आंसर कैसे फॉर्म करोगे, और इन्हीं चीजों को याद रखते हुए आप अपना फर्स्ट टेस्ट दोगे। गॉट द पॉइंट कि एसबीआर में एक्सपेक्टेशन क्या है? पहली एक्सपेक्टेशन है कि आप समझो कि यहाँ पे कितने स्टैंडर्ड्स लग सकते हैं और वो क्यों लगेंगे, वो आपको प्रूव करना है, और एंड में जाके कंक्लूजन देना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस? बताओ Yes, बताओ। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आते हैं हम पहले केस से मिलने। ये मैंने कैप्लन की एग्जाम किट से ही उठाया है, तो इसको कहीं इधर उधर मत ढूंढना, वहीं से उठाया है, ताकि मैं तुम्हारा ही बुक का एक क्वेश्चन उठा के तुम्हें एक कंप्लीशन स्टेटस दे दूं कि ये अपन ने कर लिया। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 पे आती हूं, जहां पे लोग बाग समझ ही नहीं पाते कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मैं आंसर में कन्वर्ट कैसे करूं। दैट्स अनदर प्रॉब्लम विच आई हैव सीन ओवर इयर्स की स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं। इंफॉर्मेशन इतनी सारी होती है, उसको कैसे मैं याद रखूं और फिर उसको आंसर में कैसे काम में लूं, दैट्स अनदर ट्रबल। तो उसका भी अपन आंसर ढूंढेंगे। अब सामने आपके केस है, हाँ दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि केस बहुत लंबा था, मैंने उसको तोड़ा है, तो हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। अभी जो तुम्हें टेस्ट दूंगी ना, उसमें भी केसेस छोटे ही दूंगी, पहले छोटे केसेस पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद में जाके हम बड़े केसेस पे पहुंचेंगे। पहले छोटे केस पे आते हैं। Colatco manufactures aluminum products and operates in a region that has suffered a natural disaster on 1st November 2007. Is there any information which I should note down? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर की डेट लिख लो। क्या ये हमारे साल में पड़ेगी? वो हमें पता होना चाहिए। तो डेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई शुड हाईलाइट. There has been an increase in operating costs as the company had to replace a regional supplier with a more costly international supplier. Is there any information I need to note down? Yes. अब फाइनेंशियल नंबर्स पे इंपैक्ट की बात चालू हो गई है। क्या इंपैक्ट आया? बताओ बताओ। इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। Operating cost has Purchase cost बढ़ जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है? Replacement. पहले जो सामान हम लोकली प्रोक्योर करते थे, अब मैंने मेरी वर्ड्स का ध्यान रखना, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो गए हो, लोकली प्रोक्योर करते थे। ठीक है, तो इसको ऐसे मत लिखना कि परचेज करते थे। लोकल प्रोक्योरमेंट वो अब नहीं हो पा रहा, एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इंपोर्टिंग द मटेरियल, तो कॉस्ट बढ़नी थी। फिर year end of Colatco is 31st December. Another information for us. Now, is this natural calamity falling in our current year? It is. यस। yes, ma'am. Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As a result of the natural disaster, the share price of Colatco has declined as a significant amount of non-current assets were destroyed, including the manufacturing facility. Anything important to note down here? Impairment. I Clear statistics cut. Impairment of and non-current assets. क्लियर कट दिमाग में ये सिग्नल बजना चाहिए कि भाई नॉन करंट एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए और यूज से नहीं हुए, डेप्रिसिएशन नहीं है, दिस इज एन इम्पेयरमेंट। विच इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट? External. एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन आती है, भाई शेयर प्राइस जा रहा है बिकॉज द नॉन करंट एसेट्स हैव गॉट डैमेज्ड। अनदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, in addition, Colatco has suffered reputational damage resulting in a decline in customer demand. What say? Impairment of goodwill. Impairment of goodwill. So external or internal factor?
Internal factor. इट्स एन इंटरनल सिग्नल। ये आपको क्लियर कट दिख नहीं रहा परफॉर्मेंस में, लेकिन कस्टमर डिमांड तो गिर रही है। अगेन अ साइन ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट और डिमांड और ब्रांड नेम। Brand name. ठीक है। Brand name. The non-current assets of Colatco that were destroyed had a carrying amount of $250 million on 31st October 2017, let's suppose. And the fair value of these non-current assets was 280 based on an independent appraisal shortly before that date. यानी ये जो 1 नवंबर को नेचुरल डिजास्टर हुआ, उससे इमीडिएटली पहले नॉन करंट एसेट्स की क्या फेयर वैल्यू आ रही थी? 280। क्या बुक वैल्यू थी इसकी? 250। लेकिन 1 नवंबर को एक नेचुरल डिजास्टर हुआ। अब क्या बोलते हो, क्या फेयर वैल्यू 280 होने वाली है? No. अब ये डेट्स में उलझा रहा है, तो डेट्स का ध्यान रखना। 31 अक्टूबर को एक इंडिपेंडेंट बंदे ने अप्रेजल किया और बोला कि नॉन करंट एसेट्स 280 मिलियन के हैं, लेकिन 1 नवंबर को एक नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ऑब्वियसली 280 के तो नहीं बचे होंगे, अभी कम वैल्यू के हो गए। आगे शायद उसकी इंफॉर्मेशन भी है। कोलैटको डिटरमाइंड दैट अ पावर प्लांट, नॉन करंट एसेट्स में पावर प्लांट भी आता है ना, will have to be closed and decommissioned earlier than previously expected. The remaining useful life of power plant has reduced from 25 years to 8 years. क्या बोलते हो? Decommissioning cost and एक तो decommissioning cost तो बुक करनी पड़ेगी, but this is another Provision. signal for impairment. IFRS 5. यस, IFRS 5 आप क्लोज करोगे इसको, लेकिन IFRS 5 को हम तब लगाते हैं जब या तो ऑपरेशन इज डिसकंटिन्यूड ऑलरेडी और वी आर प्लानिंग टू सेल इट। इज देयर एनी केस हियर व्हिच अप्लाइज एज पर IFRS 5? नहीं, ना तो इनका Okay. इरादा उसको बेचने का हो रहा है, ना इसको बंद करने का हो रहा है, लेकिन इंपेयरमेंट सीधा सीधा दिख रहा है कि 25 साल की लाइफ वाला आइटम अब 8 साल का ही रह गया है। दिस इज अ सिग्नल ऑफ इंपेयरमेंट। तो वापस से मॉरल ऑफ द स्टैंडर्ड केम आउट टू IFRS 5 वही लगाना है जहां पे या तो आपका इरादा है कि हम इसको बेचेंगे यानी हेल्ड फॉर सेल, या फिर आप उसको ऑलरेडी बंद कर चुके हो, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। लेकिन यहां पे दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ओके, गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है। मैम, और नॉन, हाँ जी बोलो बोलो। IAS 37 भी लगाएंगे ना अपन, क्योंकि अगर पावर लगाएंगे। प्लांट को बंद कर रहे हैं तो रिडंडेंसी का भी वो इशू आएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अभी उस पे करेंगे आगे बात। और नॉन करंट एसेट्स वैल्यू किए जा रहे हैं कॉस्ट मॉडल पे, यानी फेयर वैल्यू मॉडल पे तो वो कर ही नहीं रहे, पर कॉस्ट मॉडल के लायक भी इसकी लाइफ नहीं बची होगी, तो इंपेयरमेंट तो आपको इस पे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। भले ये फेयर वैल्यू पे वैल्यू नहीं किया जा रहा हो, स्टिल सम इंपेयरमेंट विल हैव टू बी बुक्ड। तो जब क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहला काम ये करना, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना, स्पेशली डेट्स। आपके एग्जामिनर्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो जगह जगह ये लिखती हैं कि बच्चे डेट्स को इग्नोर कर जाते हैं। 1 नवंबर को नेचुरल डिजास्टर होता है, 31 दिसंबर इनका ईयर एंड आता है, यानी लास्ट के 2 महीने में सब कुछ पलट गया। करेक्ट? सही बोला मैंने? फैक्चुअली ठीक है बात? ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊं? ठीक है, डेट्स Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. नेक्स्ट चीज, बात किसके बारे में हो रही है? आप जरा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन किसके बारे में चाह रहा है सारा डिस्कशन होना? वो ट्रीटमेंट पूछेगा कि अब ऐसे केस में क्या क्या किया जाए, तो बताओ क्या चाह क्या रहा है क्वेश्चन? वो नेचुरल डिजास्टर के इंपैक्ट बता रहा है, उनको पहले लिख लो, उससे सब क्लियर कट हो जाएगा कि क्वेश्चन बार बार सिग्नल किसकी तरफ दे रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी की क्योंकि सप्लायर चेंज करना पड़ता है। नॉन करंट एसेट्स को हैवी डैमेज होता है जिससे शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है। रेपुटेशनल डैमेज हमने देखा था, कस्टमर की डिमांड गिरती हुई हमने देखी थी। हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। 250 मिलियन की बुक वैल्यू जिनकी थी और 280 मिलियन का फेयर वैल्यू था।
और पावर प्लांट 25 ईयर्स की बजाय 8 सालों में ही अब क्लोज करना पड़ेगा। ये सब किस चीज की निशानी है? इंपेयरमेंट की। ठीक है, जो आप लोगों ने सेंटेंस चालू होते से ही बोल दिया था। तो आंसर की आउटलाइन किस चीज पे बनाओगे? एक तो इंपेयरमेंट पे, दूसरा हम ये बात करेंगे कि ये सारे आइटम एक एक जो पॉइंट्स है ना, ये सब इशारा कर रहे हैं दैट इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स हैज हैपेंड एंड देयर इज अ नीड टू रिव्यू द एसेट। मतलब इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट बी डन। समझ गए? क्योंकि अब आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे ना कि यहां पे इंपेयरमेंट होना है, आप कंक्लूजन सुनाओगे, आप वजह नहीं एक्सप्लेन करोगे। तो वजह एक्सप्लेन कैसे होगी? ये हमने जितने भी पॉइंटर्स ऊपर लिखे थे, इन एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके हमें ये प्रूव करना होगा, these points clearly show that there is a need for impairment testing and IAS 37 के हिसाब से प्रोविजनिंग भी एज रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें कंफर्म नहीं है, आप नहीं बता सकते प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा, लेकिन यस, as per the provisions of IAS 37 an obligation exists because of past events, a provision Yes, should be made। ठीक है, तो प्रोविजनिंग करनी है। अब इसका आंसर जरा देख लेते हैं। हमने जो आउटलाइन बनाई, क्या एग्जामिनर ने वही दिया? एग्जामिनर ने बोला भाई IAS 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स ट्रिगर हो गए हैं। तो थोड़ी सी इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी। द नेचुरल डिजास्टर हैज ट्रिगर्ड इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। यहां पे अलग अलग एसेट्स का भी हो रहा है और कैश जनरेटिंग यूनिट का भी हो रहा है। पूरी की पूरी यूनिट जो 8 साल चलती या 25 साल चलती, वो 8 साल में बिक जाएगी। ये याद नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। अब देखो, ये एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ये बात करेंगे कि कस्टमर डिमांड में डिक्लाइन हुआ है, रेपुटेशनल डैमेज है, शेयर प्राइस भी गिर गई है, जिससे फिर ये इंडिकेट हो रहा है कि कुछ कैरिंग अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट रियल वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डैमेज हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़ गई हैं, रीजनल सप्लायर को हटा के इंटरनेशनल सप्लायर के पास आना पड़ा, ये भी एक इंडिकेटर है। इंक्रीज इन कॉस्ट भी एक इंडिकेटर होती है। एज अ रिजल्ट, इन सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए एक इंपेयरमेंट टेस्ट या इंपेयरमेंट रिव्यू होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए होते हैं ना, वो आपको यूज करने हैं टू प्रूव योर पॉइंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, IAS 36 होना चाहिए बिकॉज देयर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, सो इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट बी डन। खत्म आंसर। कौन से इंडिकेटर्स हैं भाई? फिर कुछ बच्चे इससे थोड़ा सा बेटर आंसर लिखते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस हैव इंक्रीज्ड। बस ये एक ही पॉइंट था, उसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं है। यानी आपने सारे इंडिकेटर्स पे बात ही नहीं करी। सो अ रूल इन SBR आंसर राइटिंग इज whatever is the information given to you, please use it। वो काम की नहीं है तो भी लिखो। देखो इन्होंने लिखा है टेम्पररी डिसरप्शंस, वो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं होते हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए फैक्ट्री बंद रही, इट इज नॉट एन इंडिकेशन कि इंपेयरमेंट हो गया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो गए हैं तो इसका मतलब दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। वो ध्यान रखना, क्वेश्चन का हर इंफॉर्मेशन, every information has to be used. You have to tell customer demand going down, indicator of impairment. Production not getting doubled, या production temporarily halted for 1 month, it may not be considered to be an indicator of impairment. On the other hand, loss of reputation, that is another indicator of impairment. So in this case, it is advised that the company should go for an impairment testing as per whatever is the IAS. समझे बात को? तो जब टेस्ट दोगे, अपने हर पॉइंट पे डिस्कशन डालोगे। इस सेंटेंस का क्या, इस सेंटेंस का क्या, इस सेंटेंस का क्या,
एंड एवरी टाइम व्हेन यू से ऐसा कर लो, यू हैव टू गिव अ रीजन, ऐसा क्यों कर लो, IAS 36 से क्यों लगा दो, क्योंकि ये इंडिकेटर दिख रहे हैं। 38 क्यों नहीं लगा दूं मैं यहाँ पे, बताओ कि 36 लग रहा है और वो इस कारण से लग रहा है, तो 38 को दिमाग में मत लाओ मैडम। अब इसमें तुम लोगों को सामने कहीं पे भी IAS 37 नहीं दिख रहा होगा, बट द एग्जामिनर डजंट डिडक्ट मार्क्स फॉर दिस कि तुमने 37 क्यों लगाया, तुम लगाओ और प्रूव करो। अ लॉट ऑफ प्रोविजनिंग विल बी नीडेड। प्रोविजनिंग किस चीज की, द बिजनेस में रिक्वायर रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, लिखो, बट सपोर्ट योर सजेशन विद अ वैलिड रीजन। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आई, बताओ। मैम यस मैम इंक्रीज इन बोलो, बोलो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंडिकेटर कैसे होगा इम्पेयरमेंट का? सडनली जो खर्चे होते थे उससे ज्यादा होने लग गए, इसका मतलब द एफिशिएंसी ऑफ योर रिसोर्सेज हैज गॉन डाउन। ठीक है, खर्चा कब बढ़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब बंद हो जाती हैं तब खर्चा बढ़ने लगता है। हम्म। So it is an indicator that the efficiency has gone down. Maybe the efficiency of your machinery. गाड़ी का केस लो, इसको ऐसे देखो दृष्टि, गाड़ी शुरू में एवरेज देती थी 14 किलोमीटर्स की, यानी 1 लीटर में मैं 14 किलोमीटर उसको भगा सकती हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरा खर्चा पेट्रोल का बढ़ गया है, पेट्रोल की रेट नहीं बढ़ी है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, यानी गाड़ी एवरेज 5 का ही दे रही है। राइट। इसका मतलब द एफिशिएंसी ऑफ द कार इज गोइंग डाउन। ठीक है, गॉट दिस। और मैम डीकमीशनिंग कॉस्ट जो इसमें थी उसके लिए भी प्रोविजन चाहिए होगा? बना सकते हो बिल्कुल, लेकिन लिखना उसमें कि to create the decommissioning cost का provision, IAS 37 will have to be evaluated to see if there is an existing obligation because of past events. तुम्हें बताना है एग्जामिनर को कि मैं कुछ सोच के ऐसा बोल रही हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके नहीं बोल रही हूँ। ओके, ठीक है मैम। यस। अब नेक्स्ट वाला तुम लोग ट्राई करो, इसलिए मैंने इसको इजी सा उठाया कि पहला मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, दूसरा देखो केस भी छोटा ही लिया है। ये आपकी बुक का रूबल को है, RUBUL, वो है, उसका एक केस है। On 31st December 2017, legal proceedings were started against Apexco by the tax authorities on an income for unpaid income tax. क्या हुआ है जरा मुझे बताओ, क्या हुआ? लीगल मैम प्रोसीडिंग्स। कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की। कोई इनकम थी, उस पे अनपेड इनकम टैक्स बचा है और उसके मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब प्रोसीडिंग्स चालू कर दी हैं कंपनी के अगेंस्ट। Apexco disputes the fact that it owes income tax as it has always paid the taxes on time. Now this sentence is without a comma. जब मैंने पहली बार इसको पढ़ रही थी, जब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, जरा कोशिश करो। मैम एपेक्स को बोल रहा है कि लाइक दे आर आर्ग्यूइंग दैट दैट दे ओ इनकम टैक्स बिकॉज उनको रिफंड मिलना चाहिए बिकॉज दे हैव ऑलवेज पेड द टैक्स ऑन टाइम। मैंने एग्जैक्टली ये सोचा था, ये गलत है। Apexco is disputing the fact that it owes income tax. वो डिनाई कर रहे हैं उस चीज मतलब से वो कि बेसिकली कह रहे हैं कि नहीं करना हम है, हमेशा टाइम पे टैक्स पे पे नहीं करते करना थे, है। तो ये हम टैक्स अथॉरिटी की स्टेटमेंट नहीं एग्री करना है। बिल्कुल। ठीक है, ये कॉमा अगर यहाँ पे आ जाता ना तो इट वुड हैव बीन वेरी क्लियर, बट फिर आगे ध्यान से पढ़ो ना तो इसमें लगता है कि नहीं यार, ये तो कह रहे हैं टैक्सेस तो टाइम पे दिए, तो ये डिस्प्यूट किसको कर रहे हैं, इस फैक्ट को कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी देना है। दे आर डिस्प्यूटिंग दिस फैक्ट बिकॉज दे आर सेइंग कि हमने तो टैक्स हमेशा टाइम पे जमा कराया है। तो कई बार इंग्लिश फंसा सकती है, इसलिए धीरे धीरे थोड़ी सी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। अगर कंपनी अग्री ही कर रही है कि हाँ भाई हम पे कर देंगे, तो कोई लड़ाई नहीं है ना, देयर इज नो डिस्प्यूट। क्वेश्चन आगे भी सिग्नल देगा। Apexco considers that there is little chance of the income tax case succeeding. यानी इनकम टैक्स ने जो केस ठोका है ना, इनकम टैक्स ने, डिपार्टमेंट ने, उसके बड़े कम चांसेस हैं कि वो सक्सीड करे।
जीत किसकी हो रही है यहाँ पे? कौन जीत रहा है? कंपनी। Apex Company. कंपनी Apex. एपेक्स को जीत रही है. In any event, Apex Co considers that it cannot measure any potential income tax liability, as in its opinion, none exists. So again, they have highlighted here कि Apex Co की तरफ से कोई liability due नहीं है. वो बार बार ये बोल रहे हैं, भाई मैं बता ही नहीं सकता कितनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि मेरी तरफ से तो आएगी ही नहीं. ठीक है? Give the treatment of the income tax liability in the financials of Apex Co for the year end. Now tell me the standard which should apply. IAS 37. Undisputed. IAS Contingent 37. liability. आती हूँ, IAS उस पे आती हूँ, 37. उस पे आती हूँ. तो IAS 37 is the standard with which you need to see this whole scenario. अब next सवाल ये आता है, जो मैं कह रही थी कि प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आती. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रोविजन बनाना या नहीं बनाना. समझ गए? ये बच्चे पकड़ ही नहीं पाते कि इसमें सवाल क्या है. सवाल ये है कि प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि क्वेश्चन है तो कहीं नहीं बोला कि भाई प्रोविजन बनाना है कि नहीं बनाना है. सी, दे हैव नेवर आस्क्ड एनीथिंग. तो फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच कम्स अप इज स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा. दूसरा, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है. कई बच्चे इसमें आंसर एग्जाम में लिख के गए. Students said that because the amount is not able to be calculated, provision cannot be created. अरे ये तो सवाल ही नहीं है यार कि amount of provision क्या होगा. सवाल ये है provision बनाना भी है कि नहीं बनाना है. अब आपके हिसाब से बनाना है कि नहीं बनाना है? नो नहीं मैम. बनाना है मैम. No, ma'am, not There is no necessary. present obligation. मैम पॉसिबिलिटी भी तो नहीं लग रही है. What प्रोबेबल ही rule नहीं लग is रहा है no तो फिर क्यों बनेगी. There And is there no is little probable chance. chance. मैम प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि अभी तक Probability. केस का कुछ वो आया नहीं है कोर्ट से. तो ये हो भी सकता है कि केस हार जाए, ये भी हो सकता है केस जीत जाए. नहीं मगर मैम, पर कंटिजेंसी प्रोबेबिलिटी में तो लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी 50% होगी से शायद. ऊपर चांसेस होने चाहिए ना शायद. valid Exactly, ma'am. argument. Yeah, there is little chance. So ये probably नहीं है. ये सब जो तुम बोल रहे हो ना, this is what you have to write. Seriously speaking, whatever you are saying, you have to write. मतलब as per IAS 37 provisions, blah blah blah, there should be a present obligation because of past events. In this case, is there a present obligation? No. 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 तो आप बोलोगे, in case of Apex Co, there is no present obligation as the income tax department or income tax proceedings have not yet been concluded. Further, Apex Co still is claiming that they are not supposed to pay any income tax liability because they have been paying it on time. So even if we assume that the income tax proceedings will be lost by them, it is difficult to identify any tax liability with a reliable amount. तो अमाउंट नहीं है. अगर मैं ये मान भी लूं कि चलो ये रेयर चांसेस हैं, तो वहां पे भी अमाउंट नहीं है. दूसरा, इन्होंने ये भी बोला है वेरी लिटिल चांस ऑफ इनकम टैक्स सक्सीडिंग. तो वेरी लिटिल चांस में प्रोविजन कैन नॉट बी क्रिएटेड. नाउ व्हाट शुड बी डन? Contingent Disclosure, liability. contingent liability. Disclose. The income tax, the amount involved in the income tax must be disclosed in the notes to accounts as a contingent liability. समझ गए आंसर कैसे बनेगा? देखते जाओ, ये एग्जामिनर का रेकमेंडेड आंसर है. उसने सबसे पहले तो ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, जो आपका स्टेप 1 है, जो मैंने आपको बोला था भाई आपको अभी तक पढ़ के आना है. फिर इन्होंने बोला कि भाई ये इवेंट होना चाहिए जब एक ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए. बोला ना अभी अपन ने, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चाहिए. फिर आप सबने क्या बोला? इट इज अनसर्टेन whether the entity has any obligation. Therefore, whether a liability exists. इन्होंने बोला it is unclear. If there is an obligation, taxation authorities have claimed that they have committed an offense, but it is uncertain if really Apex Co has committed the offense. There is an uncertainty if there is an obligation, and there is low probability of outflow of economic benefits.
मेजरमेंट अनसर्टेनिटी भी है. दैट मीन्स provision cannot be recognized. Instead, you need to disclose in the notes to accounts a contingent liability related to the income tax proceedings. This is the examiner's answer. तो तुम लोगों ने जो बोला है वो देख लो, साफ एक एक चीज उन्होंने लिखी है. Please do not go on the language they use. आपको एग्जामिनर से compete नहीं करना है, स्टूडेंट से compete करना है. एग्जामिनर वो है जो 30 साल का एक्सपीरियंस बैठा है. बट भावनाएं जो मैंने अंडरलाइन करी है, बोली नहीं बोली तुम सबने? वेरी लो प्रोबेबिलिटी, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, अभी भी श्योर नहीं है, और अगर हार भी गए तो अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं हो पाएगा. सी, ये मेजरमेंट भी अनरिलायबिलिटी की बात हो रही है, अनसर्टेन है. कितना बताऊं यार प्रोविजन में? So I cannot make a provision. I need to just disclose it as a contingent liability. हाँ, यहाँ पे जरूर मेरे हिसाब से एक कमी है. कहाँ डिस्क्लोज करूं? In the notes to accounts of the financial statements. समझ गए? बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझे Yes, या ma'am. पास हो गए? मैम जब आंसर समझे मैम। के सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि वरना अगर प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट लिखेंगे तो वो भी चलेगा? नहीं, मतलब- आप एक एक सेंटेंस पे जवाब दो. टू शो द एग्जामिनर कि आपने सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर किया है, और अगर किसी इंफॉर्मेशन को छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, गलती से छूटी है या जानबूझ के छोड़ा है उसको, तो रीजन दो कि ये वाला पॉइंट वैलिड ही नहीं बैठ रहा है क्योंकि अमाउंट ही मेजर नहीं किया जा सकता. सो द But- फर्स्ट रूल व्हिच यू नीड टू फॉलो इज एक या दो यूटिलाइज पॉइंट एवरी लिखेंगे तो इंफॉर्मेशन. वो भी तो ठीक होगा. हाँ, अगर एक या दो पॉइंट ही लिखा मैंने तो वो हाँ. भी मतलब होगा तो वो भी सही. नहीं, आपने सभी फिर डिस्कशन पूरा किया ही नहीं ना, सारी इंफॉर्मेशन को यूज ही नहीं किया अपनी इंफॉर्मेशन अपने डिस्कशन में. आप यहाँ पे कौन हो? आप अपने आप को वकील जज बनाओ. ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स आए, कुछ इधर से कुछ इधर से, आपने कुछ फैक्ट्स उठा के फैसला सुना दिया. इज इट ओके? नो. यही बच्चे गलती करते हैं कि मुझे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स उठाने हैं. यार हो सकता है तुमने जो छोड़े हो वही तुम्हारे डिसीजन को रिपोर्ट करते हो. समझे? यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉइंट्स. जस्ट लाइक अ डॉक्टर, ही कंसिडर्स एवरी पार्ट ऑफ योर बीमारी. नो, या वो ऐसा करता है कि चलो टेस्ट रिपोर्ट में ये 2 तो छोड़ देते हैं, बाकी 2 के रिजल्ट देख लेता हूं. तो इस चीज को दिमाग में बांध लो. यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. अगर कोई इंफॉर्मेशन काम आ रही है, लिखो क्यों काम आएगी. अगर कोई काम नहीं आएगी तो लिखो क्यों काम नहीं आएगी, एंड देन कंक्लूड. ठीक है, समझ गए? मैम एक क्वेश्चन था, थोड़ा सिली क्वेश्चन था लेकिन पूछने का मन कर रहा था कि आईएस, जैसे आपने आईएस या फिर आपने आईएस 36 के बारे में बोला, प्रोविजंस के बारे में, राइट? तो पहले एग्जामिनर ने पूरा प्रोविजन को अच्छे से समझाया, बिल्कुल. उसके बाद उसने, हाँ, इसके बाद मैम सेकंड पैराग्राफ में उसने केस को समझाया, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इन द केस, और उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देके बोला कि यू हैव टू मेक अ कंटीजेंट लायबिलिटी एंड देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग अ बिल्कुल, प्रोविजन. लेकिन एब्सोल्युटली. द क्वेश्चन इज दैट जो फर्स्ट पार्ट में जो आईएस 36 के बारे में पूरा डिटेल में उन्होंने लिखा, सो ये पूरा अगर एक बच्चा रट्टा नहीं मार सकता तो वो अपने लैंग्वेज में लिख सकता है. हाँ, बिल्कुल. आप कैसे लिखोगे? एग्जामिनर या बुक क्या करती है, आईएएस 37 को इसको ना वो क्या बोलते हैं, वो आई वाला क्या, इटैलिक्स में लिखते हैं, टू शो दैट दिस इज कॉपीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड. व्हाट आर यू सपोज टू डू इज, as per IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets, there should be a present obligation because of past events. On that basis only provision can be created. The word states means you are exactly using the language of the standard. Don't use this word states. ठीक है? निधि मैम said और ये लगा दिए तो तुम्हें मेरे ही वर्ड्स लेने हैं. निधि मैम टोल्ड, तो मेरे वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है. तो स्टेट्स का ध्यान रखना, हमें स्टेट यूज नहीं करना, हमें बस ये बोलना है एज पर आईएएस 37 अ प्रोविजन कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन ब्ला ब्ला ब्ला.
गॉट इट? मगअप नहीं करना, पॉसिबल ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे यार, ठीक है? गॉट इट मैम। चलो लास्ट केस। आहा, ऐसा क्वेश्चन देख के दिमाग की धज्जियां उड़ जाएं। ये भी आपके एग्जाम किट से उठाया मैंने, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से। आपको उसी तरीके से एग्जाम में थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, इसकी फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसकी। Whether the directors can classify the stadium as held for sale, Lariaco's accounting treatment of the crowd barrier improvements, ये आपको बताने हैं, and the principles of accounting treatment for sale and leaseback of the stadium, ये 3 आइटम आपको बताने हैं। सिर्फ इसकी फोटो खींच के रख लो। डन? अब इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के करते हैं। So Lariaco is an internationally successful football club. इतनी लाइन पढ़ते ही you should have something in your mind. उस दुनिया में जब तक पहुंचोगे नहीं, तब तक समझ ही नहीं पाओगे कि चीज हो क्या रही होगी। फुटबॉल क्लब है, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है 31 अक्टूबर 2015 एंडिंग तक के, और अभी लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं इसको। यहां तक की इंफॉर्मेशन चली गई नीचे? Yes, चली ma'am. गई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या हुआ? Now this company has entered into a contract regarding its stadium, whereby it will sell the stadium on 30th November 2016. इस डेट से और इस डेट से थोड़ा सा कनेक्टेड रहना। And immediately lease it back. Can you tell me till here which standard should come into your mind? IFRS 16 leases. Leases. Sale and lease back. Sale and lease back है ये, ठीक है? This is sale and lease back, correct? The directors of Lariaco wish to classify the stadium as a non-current asset held for sale in its financial statements for the year ended this, as they believe the sale to be highly probable at that date. Directors क्या चाह रहे हैं? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, बट द डायरेक्टर्स वांट कि हम इसको IFRS 5 के अंडर ले लें। IFRS 5 ही था ना? Yes, ma'am. IFRS 5 ही था ना? ये क्या चाह रहे हैं कि हम IFRS 5 के अंडर उसको हेल्ड फॉर सेल दिखाना चाह रहे हैं। दिखा सकते हैं क्या? अब तुम लोग इसको नहीं आंसर मैम, कैसे करोगे? No, ma'am. नो मैम, इट शुड बी इन IFRS 15, मतलब अगर सेल एंड लीज बैक का केस है ओके, तो IFRS 15 के थ्रू से जाना but पड़ेगा। ma'am, on Ma'am, it is 30th not. of बट कंडीशंस है। November, on 30th of November, they are going to enter for sale and lease back. On 31st of October 2015, they are saying that it is highly probable that sale will happen. So they can classify. Within 12 months नहीं है मैम पर ये। बेसिकली तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? जो भी अभी डिस्कशन कर रहे थे, वो डिस्कशन किसके अराउंड घूम रहा है? whether they should classify it as held for sale or not. करेक्ट। तो हेल्ड फॉर सेल के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे? We will check the conditions. You will check the conditions. If these conditions are satisfied, then you can classify the asset for as held for sale. Conditions क्या क्या हैं? पहले सारी लिख लेना, फिर एक को you will have to tell the examiner कि satisfy हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन सी होती हैं conditions? जितनी भी याद आ रही है बोलो। It should be मैनेजमेंट का Sale एक should डिसीजन should होना be highly चाहिए। probable. decision होना चाहिए, There is an active buyer. प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल होना चाहिए। फेयर प्राइस भी active होनी चाहिए। buyer, It must be sold within 12 months from the date of classification. management should be committed. अब एक पे फेयर वैल्यू। डिस्कशन करो। फेयर वैल्यू पे मार्केट होना चाहिए, और 12 months Yes, और ma'am. कुछ Active buyer. एक्टिव, वो फेयर वैल्यू में नहीं लेंगे। एक्टिव बायर ढूंढ रहे हैं Ma'am, वो हम, अलग-अलग अलग conditions है, हैं. ठीक है। एक्टिव बायर हो, फर्स्ट एक्टिव फर्स्ट बायर पार्ट की क्या है सर्च फिर? हो।
फर्स्ट कंडीशन आपने लिख तो दी। मोटा मोटा यही है। अब क्या करें, अब एक एक पे बात करेंगे। क्या आप अपना एक्टिव बाइंग कैंपेन लगा रखा है आपने? कैंपेन चल रहा है? देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंपेन। चलो, सेलिंग प्राइस क्या होगी? सॉरी, ये मैंने एसपी क्या लिखा है, वो तो फेयर वैल्यू थी। इट शुड बी सेलेबल इन द सेम कंडीशन। लेट मी टेक इट, सेलेबल इन द सेम कंडीशन। इस पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन पे डिस्कशन ही मत करना जिन पे इंफॉर्मेशन नहीं है। वन लाइनर डाल के छोड़ सकते हो। मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड, ये तो कमिटेड लग रहा है। मैनेजमेंट सीम्स टू बी कमिटेड। फेयर वैल्यू पता नहीं, इस पे बात करते हैं क्योंकि ये तो दिख रहा है मुझे। ये कब बेचने के लिए कमिटेड हैं? कब बेचने के लिए कमिटेड हैं? The 30th नवंबर को। इज दिस सेल गोइंग टू बी देयर विदिन 12 months? नो मैम। 12 months से बियॉन्ड असेट हेल्ड फॉर सेल के लिए तभी मानी जाती है जब वो बियॉन्ड योर कंट्रोल रीजंस की वजह से कैंसिल हो गई हो। सरकार के लॉ में कोई चेंज आ गया, लॉकडाउन लग गया, आपके हाथ में नहीं है 12 महीने में सेल करना। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। द इंटेंशन टू सेल द प्रॉपर्टी is beyond 12 months, and because of this condition this cannot be classified as an asset held for sale. समझ गए? पॉइंट ये है, सबसे पहले वो रेफर करना कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, उसकी कंडीशंस कौन सी चेक करनी है। उन कुछ कंडीशंस में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वन लाइनर डाल देना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द प्लान ऑफ एक्शन फॉर लोकेटिंग द बायर, व्हाट इज द फेयर वैल्यू। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उनको किनारे ही रखना। लेकिन जिन पे इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड, मैनेजमेंट इज कमिटेड, बट इज इट गोइंग टू बी देयर इन 12 months? नो। सो द कंपनी शुड नॉट क्लासिफाई इट एज असेट हेल्ड फॉर सेल। ये दे दिया, थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे दिया कि भाई इसके केस में इसको बेचना होता है, कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस इन्होंने दे दी। और देखो वही वाली दी है जो यहाँ पे इनको जिसकी इंफॉर्मेशन थी कि 12 महीने में होनी चाहिए, और अगर 12 महीने में नहीं हो पा रही है द रीजन शुड बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, और ये 12 month थ्रेशोल्ड के बाद सेल होगी, इसीलिए इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। The main idea behind the discussion is giving reasons to why you cannot classify it. ठीक है, इसलिए हवा में नहीं, रीजन के साथ बोलना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेम इंफॉर्मेशन। नाउ द सेल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप जो सेल करोगे उसमें डिस्पोजल ऑफ स्टेडियम होगा उसके फेयर वैल्यू पे, यानी 30 million पे, एंड लेरियाको विल टेक इट बैक फॉर 10 years। कौन सा केस आया ये? सेल एंड सेल एंड लीज लीज बैक। यानी आप वापस ले लोगे। और उसमें क्लियर कट ये भी दे दिया कि आपके लीज पेमेंट्स की फेयर वैल्यू कितनी होगी, $26 million की। चलो आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। मार्केट वैल्यू फॉर अ स्टेडियम ऑफ दिस टाइप has not changed in several years and is unlikely to change in the near future. The stadium is being depreciated by 5% per annum using the reducing balance method. Can you please tell me the requirement जो मैंने आपको बोला था कि फोटो खींच के रखना, उसकी करना क्या है मुझे? इसमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? पार्ट नंबर 3 है शायद इसका। The principles of accounting Principles treatment of for yeah. sale and lease back. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, मुझे कोई बता सकता है कि सेल एंड लीज बैक में मोटा मोटा इसका आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? बताइए जी, क्या क्या करेंगे? हम पहले तो सेल एंड लीज बैक में भी चेक ना वेदर ट्रांसफर इज अ सेल और नॉट। ठीक है, सो फॉर दैट वी चेक IFRS 15 ठीक revenue है, करेक्ट। और उसके बाद में अब चलो, अब पता लग गया कि ये सेल एंड लीज बैक ही हुआ है, तो इसमें क्या करोगे फिर? ट्रांजैक्शन क्या होगा? जितने अमाउंट का राइट्स रिटेन किया है दिखा देंगे। बिल्कुल सही। एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार कि मैंने इसकी एक जर्नल एंट्री FR वालों को कराई थी, वो तुम लोगों को दी है क्या मैंने जर्नल एंट्री तुम्हारी क्लास में? Yes, ma'am. बड़ी लंबी सी Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am, ma'am. I like Yes, to. ma'am. क्या वो करेंगे यहाँ पे?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लो, क्या क्या बोला अभी ये दृष्टि ने बोला, IFRS 15 वाला चेक करेंगे, लो कर लिया उन्होंने, ठीक है, ये पर चेक मैम कर, इससे पता नहीं चल रहा कि सेटिस्फाई हो रहा है परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो अपन उस पर कमेंट ही नहीं करेंगे, अपन यही बोलेंगे कि दिस विल बी चेक्ड, बट कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस इट सीम्स लाइक अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। ये तो लग रहा है ना, क्योंकि उसकी तो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम नहीं बता सकते कि इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर हुई कि नहीं हुई, लेकिन सेल एंड लीज बैक तो दिख रही है। तो उसके लिए क्या करोगे, अब एक एक स्टेप बताते जाओ कि हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, हम प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ले लेंगे, राइट ऑफ यूज असेट क्रिएट करेंगे, यानी जो जर्नल एंट्री है ना उसको सेंटेंसेस में भी लिखा हुआ है, बट आई विल सजेस्ट कि तुम इसकी जर्नल भी कर देना, डू पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। ये सारी वही कैलकुलेशन है जो फॉर्मूला में लगी हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे जब यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये सेल एंड लीज बैक है या क्या है, तो ये कैलकुलेशन वो कैसे देंगे। एंड एज दृष्टि सेड कि ये IFRS 15 वाला, यानी कि इसको मैं कंप्लीट सेल मान लूं या नहीं मान लूं, उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो बेटर क्या है, क्या मानना, जिसके सिग्नल ज्यादा लग रहे हैं उसका ट्रीटमेंट तो बताओ, जिसके सिग्नल ही नहीं है तुम उस पर क्यों जा रहे हो। बच्चे IFRS 15 पे चले गए, ज्यादा सिग्नल किसके थे, सेल एंड लीज बैक के थे, यानी जहां पे हमें ये वाली एंट्री करनी थी सिग्नल उसके थे। तो थोड़ी सी भावनाएं भी समझनी है सामने वाले की, गॉट इट, समझे बात को। ये तुम्हें पूरी पीपीटी मिलेगी, तो इस वाले को जिन लोगों ने अभी ये पोर्शन रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज करना, एंड प्लीज डू पास द जर्नल एंट्री ऑफ दिस केस। लेरिया को के नाम से आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ तीसरी चीज पे। नाउ देयर इज अ वर्ड क्राउड बैरियर। तुम लोगों को मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, बेटा किताबों से बाहर सोचो, बेटा थोड़ा सा बाहर जाओ। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें दुनियादारी का कुछ नहीं पता होगा। वर्ल्ड कप देखो, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगी। Now what is this crowd barrier? Until and unless I can imagine it, मैं इसको समझ ही नहीं पाऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्राउड बैरियर होता क्या है? ये जो खड़े हैं ना लोग, इसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट जो यूं लगी हुई हैं, दीज आर क्राउड बैरियर्स। ये हर मैच में होती है ताकि ऑडियंस, देखने वाले जो हैं वो ग्राउंड में ना आ जाएं। दे आर क्राउड बैरियर्स। अब क्या हुआ, 31 अक्टूबर को it was anticipated that 2 million will be spent to improve the crowd barriers at the stadium, but there is no legal requirement to improve the crowd barriers. क्या बोलते हो, कुछ और इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। Now Leriaco has incorrectly treated this amount as a reduction of assets carrying amount at 31st October 2015 and the corresponding debit has been made to P&L. यानी P&L में तो खर्चा बुक कर दिया, दूसरा इसके एसेट की वैल्यू में से कम कर दिया। At 31st October 15, carrying amount of the stadium after depreciation and deduction of the crowd barrier improvement is $18 million. सवाल यहां पे क्या है, जरा मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के बताओ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्राउड बैरियर। ठीक है। अब इस केस में वो जो मैं प्रॉब्लम कह रही थी वो अराइज होगी, बच्चे समझ ही नहीं पाए कि इसमें बीमारी क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस केस। वो बोल रहा है ट्रीटमेंट बताओ, किस चीज का ट्रीटमेंट बताऊं, आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में ही नहीं आया। अब तुम लोग कोशिश करो, यहां पे बात होती है इट इज एंटिसिपेटेड, मतलब अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। $2 million हम खर्च करेंगे टू इंप्रूव क्राउड बैरियर्स। इसको करने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कर ही देंगे इतना तो हम अमाउंट। अब इसकी क्या करी, ये जो 2 मिलियन है इसकी इन लोगों ने एक इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया। आधे बच्चों ने आंसर देना चालू किया कि इसकी एंट्री, ये कैरिंग अमाउंट जो माइनस किया है ये गलत है, उसको प्रूव करने में लग गए। अरे क्वेश्चन खुद बोल रहा है ये गलत है, तुम क्यों प्रूव कर रहे हो समथिंग विच द क्वेश्चन इज ऑलरेडी टेलिंग यू। बच्चे प्रूव करने में लग गए, ये तो कैपिटलाइज होना चाहिए था, 2 मिलियन का अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट में जुड़ना चाहिए था, ये कम कैसे हो गया।
ट्रीटमेंट इनकरेक्ट। अरे तो वो तो क्वेश्चन बोल ही रहा है, तुम समझे ही नहीं वो चाह क्या रहा है। तो ये सवाल नहीं है कि इसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, या इन्होंने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट किया है। अब जरा इस पर्सपेक्टिव से सोचो, इन्होंने क्या किया वो मैं एंट्री तुम्हें यहां लिख के बता देती हूं। इन्होंने क्या किया, जो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट है उसमें से 2 मिलियन कर दिया माइनस, और P&L में डेबिट बना दिया खर्चे की तरह 2 मिलियन को। बेसिकली ये माइनस कैसे हो गया, डेप्रिसिएशन की तरह। खर्चा है, डेप्रिसिएशन की तरह माइनस कर दिया और P&L से चार्ज कर लिया। समझे गलती, समझे गलती कितनी भी बेतुकी हो सकती है। तुम सोचोगे यार ये डेप्रिसिएशन कैसे हो गया यार, नया क्राउड बैरियर आएगा, वो डेप्रिसिएशन कैसे हुआ। गलती किसी भी बेवकूफी की तरह हो सकती है। उन्होंने माइनस कर दिया कैरिंग अमाउंट में से और P&L से खर्चा डेबिट कर दिया। तुम होते तो क्या ट्रीटमेंट करते, रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी होगी, क्या करते। रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई बाद की बात है, पहले सही एंट्री बताओ। रेक्टिफाई तो करते, गलती हुई है उसको तो करते ही करते, लेकिन करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता। असेट में डेबिट होता, पीपी असेट में डेबिट करते। होता मतलब आप कैपिटलाइज करते। कैपिटलाइज करते। ठीक है, और कोई। शायद 37 के थ्रू प्रोविजन बनाना चाहिए कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनता है। IAS 37 आप अप्लाई करते हाँ। कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यहाँ पे बन रहा है, डिस्कशन अच्छा जाता है इसमें। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन सकता था और आप क्या करते, प्रोविजन बनाते, दिखाते। प्रोविजन बनाते। ठीक है, और क्या कर सकते हैं। मैम ये इम्प्रूवमेंट है, हम्म, सो इट्स नॉट लाइक, तो ये रिपेयर्स में नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी डेबिटेड टू P&L। मतलब सो यू आर सेइंग कि ये एक रिपेयर है तो कहाँ ले जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज में। रिपेयर्स टू असेट। अच्छा, यू आर सेइंग इट्स अ नॉर्मल असेट, सो यू आर ट्रीटिंग इट एज रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो P&L में आप डेबिट में ले गए। और कोई। यस IAS 37 मतलब इसको आइस, अगर आइस 37 के हिसाब से ले जाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन Contingent बनेगा, liability। तो हम लोग को प्रोविजन बनाना होगा और एसेट भी बनाना होगा क्योंकि इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो यूजफुल लाइफ शायद मतलब एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो एसेट भी हमें रिकग्नाइज करना होगा, प्रोविजन भी रिकग्नाइज करना होगा, कुछ ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, पर मैम ये तो एंटिसिपेटेड ही है ना कि ये एक्सपेंडिचर होगा, तो फिर तो प्रोविजन ही बनेगा, कैपिटलाइज नहीं। और मैम बस मैं इसी का वेट कर रही थी। रिपेयर टू असेट का हम प्रोविजन तो नहीं बनाते हैं बिकॉज इट इज खर्चा तो हुआ ही नहीं है ना अभी। फ्यूचर है, कोई पास्ट इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन नहीं। मैं ये भी वेट कर रही थी। तुम लोगों ने अपने ही दोस्तों की बातों को गलत साबित कर दिया। somebody said कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, तो someone else said कैपिटलाइज तो उस चीज को करते हैं जो हो गया हो, ये तो अभी एंटीसिपेट किया है, हुआ ही नहीं है ये तो कैपिटलाइज दोनों चीजें मैंने ही बोल दी। ठीक है, ये जो तुम डिस्कशन कर रहे हो ना, यही तुम्हें लिखना है एग्जाम में। आप कैपिटलाइज करते हो, दिमाग में आएगा, बिल्कुल तुम्हारे नहीं, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मेरे भी आता। तो मैं क्या करती, मैं सोचती कि बुक में एंट्री कैसे रूट होएगी। फिर डेबिट करोगे आप, क्या है, स्टेडियम है ना ये, स्टेडियम को डेबिट कर रहे हैं अपन, किसके कैरिंग अमाउंट में डाल रहे हैं, असेट्स कैरिंग अमाउंट। चलो तो डेबिट असेट करती हूं मैं इसको, मैं क्रेडिट किसको करूंगी, ना तो मैं कैश कर सकती हूँ, ना मैं क्रेडिटर कर सकती हूँ, ना पेएबल खड़ा होगा, क्योंकि ये तो एंटीसिपेटेड है। तो मुझे यही जवाब मिल जाता कि नहीं यार ये कैपिटलाइज तो नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जब ये भी सोचो ना कि मैं इसका ट्रीटमेंट ये करती, तो ये सोचना कि इसको ट्रीटमेंट को ड्यूअल इंपैक्ट आप देते तो कैसे देते। बिकॉज दिस खर्चा हैज नॉट हैपेंड, इट इज जस्ट एंटीसिपेटेड, यू कैन नॉट कैपिटलाइज इट। Because it is anticipated, you cannot treat it as a revenue expense. दृष्टि, मैम दोनों बातें ही बोल दी मैंने। ठीक है, तो तुमने अपनी गलती का जवाब भी खुद नहीं दिया है। यस मैम। ये रेवेन्यू एक्सपेंस भी नहीं हो सकता, बिकॉज इन दैट केस ऑल्सो इट हैज टू हैपन, बट इट नहीं हैपन, इट इज जस्ट एंटीसिपेटेड। तो जैसे ही आप सोचोगे, तो सोचने में तो सिर्फ एक ही चीज आती है, ये आप सोच रहे हो, करा नहीं है अभी, तो एंटीसिपेशन पे अ प्रोविजन मस्ट बी क्रिएटेड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन आई क्रिएट अ प्रोविजन? तो definition comes in, provision has to be created when there is a present obligation because of past events.
नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है तुम्हें. Is there a present obligation? No. No. There is no legal requirement. Please refer to this. आप ये बोल रहे हो there is no present obligation. किस बेसिस पे बोल रहे हो? Because there is no legal requirement. बट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अगर होता है तो फिर तो कर ही देते हैं. हाँ, तो उसमें लिख देना. But there can be a constructive obligation. However, even to have constructive obligation, it must be because of past events. There is no past event here. Right? तो constructive obligation की वजह से भी because of past event something should happen which should create an obligation. यहाँ पे कोई obligation नहीं हो रहा. हालांकि अगर आप constructive बनाते तो एग्जामिनर आपको नंबर देता. बट मेरे कहने का मतलब ये है, आप जब इसका आंसर लिखोगे आप प्रूव करोगे कि मैं तो ये बोल रही हूँ प्रोविजन मत बनाओ, प्रोविजन मत बनाओ, और मैं इसमें लिखूंगी देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. बच्चा यहां तक लिखता है, एग्जामिनर आगे नंबर नहीं देता. क्यों? आप डिक्टेट कर रहे हो उसको. कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है. कैसे? आपने कैसे अंदाजा लगाया कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है? Because there is no legal requirement to improve the crowd barriers. So ideally the sentence should be there is no present obligation because of past events, as no legal requirement exists which requires the crowd barriers to be improved. यानी आपने वजह दे दी. I am saying no present obligation exists because there is no legal requirement because of which the barriers are to be improved. ठीक है? आपने वजह बताई है बेसिकली कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है. आपने अंदाजे में नहीं बोला है. देयर इज अ सेंटेंस इन द क्वेश्चन जिसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता. अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो प्रोविजन तो नहीं बन सकता. तो जो कर दिया उसको रिवर्स करो. फिर कैसे रिवर्स करोगे? द एसेट शुड बी, क्या किया था? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वाज रिड्यूस्ड. क्या करोगे अब एसेट को? डेबिट. डेबिट. ठीक है. और पीएनएल में खर्चा बुक किया था उसको क्या करोगे? क्रेडिट. क्रेडिट. गॉट इट? देखो एग्जामिनर ने इसका क्या आंसर दिया. नंबर 1 should not be treated as reduction of asset. क्लियर कट. यार ये रिडक्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता. आप प्रोविजन अगर बनाते भी हो ना, प्रोविजन को हम अलग रखते हैं, रिडक्शन ऑफ असेट की तरह नहीं दिखाते हैं. नेक्स्ट, अब इन्होंने ये करा पूरा डिस्कशन. प्रोविजन कैन ओनली बी मेड वेयर देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज they may decide not to carry out the improvements. हालांकि इन्होंने बोला नहीं कि it is not a legal requirement. They should have written this. Therefore 2 million should be added back and credit must be made to P&L. एक और चीज इसमें एग्जामिनर ने बोली, जब भी प्रोविजंस आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो ध्यान रखना आप उनको अलग से लाइबिलिटी की तरह दिखाते हैं. यू शुड नेवर ऑफसेट देम अगेंस्ट द एसेट. नेवर. इस पॉइंट को ध्यान रखना. ठीक है? तो आप अब आजकल ऐसा होता नहीं है कि रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हटाया जाए. प्रोविजन अलग क्रिएट किया जाता है और रिसीवेबल्स अलग दिखते हैं. तो ये ऑफसेटिंग नहीं की जाती है. तो आप लोगों ने जो जो डिस्कस किया वही एग्जामिनर ने लिखा है, बस थोड़ा सा तरीके से लिखा है. ठीक है? और एक सेकेंड, सुप्रतिम, यस मैम. यू आस्क्ड ना कि मैम इसको लर्न करके लिखना है ना. देखो इन्होंने साफ साफ लेमैन की तरह लिखा है. हालांकि यूज किया है स्टेट्स, बट यू कैन स्टिल राइट की एज प्रोवाइडेड बाय IAS 37. ठीक है? परफेक्ट मैम. मगअप इज नेवर रिक्वायर्ड इन योर डिग्री. यू ऑल आर लकी फॉर दैट. हमें लिटरली रटना पड़ता था. हम उस डिग्री से आते हैं और उस जमाने से आते हैं हम. नाउ दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू. अब आप लोग एग्जाम किट के ये वाले क्वेश्चंस करेंगे. मैंने आपको 8 क्वेश्चंस की लिस्ट दी है. आप इसमें से 5 भी अगर प्रैक्टिस करते हो, यू आर रेडी टू गिव द फर्स्ट टेस्ट. मैंने आपको तरीका बता दिया है, आंसर कैसे लिखते हैं. अच्छे से एक्सप्लेन करना, कोई भी ये कैसे डाउट मत छोड़ना.
मैं सबसे पहले वहां पे हिंदी में लिखूंगी ये कैसे। आपके आंसर शीट में यू विल फाइंड माई कॉमेंट लाइक दिस, ये कैसे। इसलिए रीजन पहले ही दे देना ताकि मैं ये कैसे ना लिखूं। यू हैव टू गिव मी द रीजन बिफोर आई आस्क, द वे यू विल हैव टू गिव दिस टू द एग्जामिनर। ये पीपीटी पूरी आपके सामने आएगी, आपके पास ही आ जाएगी। एंड वी हैव डन द क्वेश्चंस। ओके, कुछ समझ आया आज के सेशन में या सब नील बटा सन्नाटा? मैम नहीं मैम समझ में आया। ओके मैम समझ तो आया है, but the problem is कि I was not able to click to the answers that all were able to easily say. अविशी ऐसा क्यों है, बोलो, सोचो। I am not that prepared. When did you start? Started 2 weeks ago. And why are you not prepared? I have just watched all your recordings and have just read the study text once, not. So you answered your problem. Understand the concept, learn the PPTs. Study text पे जाने की जरूरत नहीं है अविशी। स्टडी टेक्स्ट में जो था वही तो मैंने पढ़ाया है। एक टीचर पढ़ाने से पहले बुक पढ़ता है जिसको बच्चे ये समझते हैं कि आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे यार। तुम्हारे सिलेबस में क्या है वो पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा पढ़ा जाए जो चाहिए नहीं होता। इसलिए पढ़ना पड़ता है, समझे? Yes, ma'am. तो स्टडी टेक्स्ट का जो भी है ना वो ऑलरेडी कवर्ड है। आप अगर देखोगे ना क्लास में सीक्वेंशियली भी आपको स्टडी टेक्स्ट जैसा ही दिखेगा, मेरे नोट्स भी आपको वैसे ही दिखेंगे। They are similar, yes. वो इसलिए सिमिलर है सो दैट वी रेस्ट्रिक्ट टू व्हाट यू हैव टू डू। वरना अगर हम जनरली पढ़ाने पे उतरेंगे ना तो दुनिया में कहाँ कहाँ पढ़ा देंगे ना तुम्हें, तुम लोग घूम जाओगे। बिकॉज दुनिया इज वेरी बिग व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी ऑल्सो। सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू समथिंग विच इज इन योर करिकुलम। करिकुलम इसलिए डिफाइन किया जाता है, वरना तो तुम पागल हो जाओगे ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और मुझे ध्यान है एक बार जब मैंने पढ़ाना चालू किया था ना तो मैं ये गलती कर गई थी। मैंने बच्चों को होशियार बनाने के चक्कर में वो चीज पढ़ा दी जो उनको बाउंस बैक हो गई। एंड आई वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ बैड टीचर। तब से मेरे लिए मॉरल था जिस बच्चे को जिस टाइम जितना डोज चाहिए उतना ही देना चाहिए। वो रातों रात इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा, वो आपको बेवकूफ साबित कर देगा। और मैं बेवकूफ साबित हुई थी, पर ठीक है। दिस वाज व्हेन आई टुक माय फर्स्ट क्लास इन 2005। ठीक है, तो स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है अभिषी। तुम प्रिपेयर करोगी पीपीटीज। पीपीटीज से यू विल गेट टू नो कि ओके दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट दिस। सो पीपीटीज इफ दे आर लर्न्ड यू विल बी एबल टू रिकॉल कि मुझे कहाँ क्या चीज अप्लाई करनी है, फिर डिस्कशन अपने आप ही चल जाएगा। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. मैम एक चीज पूछना था लास्ट क्लाउड। मैम कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप जब प्रोविजंस के बारे में बोल रहे थे, देयर आर कंडीशंस, तो सारे कंडीशंस मतलब कुछ कुछ हाँ याद है, कुछ कुछ भूल जाता हूँ। इसका कुछ ट्रिक या टेक? नहीं, कोई ट्रिक नहीं है सुप्रतिम, इससे तुम डरो मत। इसको ऐसे मान के चलो, अभी कितने दिन पढ़े हो तुम? यू हैव स्टिल गुड 60 days इन योर हैंड। पहले बार का ही तो टच किया है अभी। you are not expected to have that expertise which you will have after one revision. Give yourself time, believe in yourself. सारी दुनिया करती है तो मैं भी कर लूंगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। पहली बार याद है 10th की जब इक्वेशंस tan थीटा cos थीटा और इनके जब फॉर्मूले लर्न किए थे, a² - b² इक्वल टू व्हाट, जब ये बहुत सारे थे छक्के छूट जाते थे बच्चों के कि ये लर्न कैसे होंगे। नहीं हुए थे क्या फिर बाद में? हुए थे, होंगे। गिव योरसेल्फ टाइम, गिव द पेपर सम टाइम। बस तुम अभी जो मैं कह रही हूं सिर्फ वही करो। स्टैंडर्ड्स के नाम, उनमें क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, जो 5 क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, दे आर टू बी डन। ये 8 क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि आप में से बहुत लोग हो सकता है इसमें से कुछ कर गए हो, जिनके पास टाइम ज्यादा है, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये कर लेना। ये पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने कराया वैसे ही करना। सबसे पहले कॉपी में लिखना इसमें स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, फिर मुंह से बोलना कि इस पे मैं ये डिस्कशन करूंगा,
देन रीड द एग्जामिनर्स आंसर। और जैसे मैं अभी बीच बीच में ऐसे अंडरलाइन कर रही थी, ढूंढते जाओ कि हाँ यार ये बात मैंने भी सोची थी, हाँ यार ये बात मैंने भी सोची थी। तो ऊपर ऊपर से उसका आंसर देखना है, एक एक सेंटेंस रीड करने मत घुस जाना। यू आर नॉट देयर टू compete with someone who is a 30-year experienced person. तुम्हें अपने कलीग से compete करना है, तुम्हारे रेंज के दिमाग का बच्चा। तो उससे एग्जामिनर से मत compete करने लगना कि यार तेरे सारे पॉइंट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए, कभी नहीं आएंगे। उसकी बेइज्जती है अगर तुम उसके बराबर पहुंच जाओगे तो उसका समझ गया मैम। 70% ही लेना है तुम्हें, उससे ज्यादा नहीं लेना। मैम अभी ये जो हमने 11 चैप्टर्स करे थे उनमें से ना मेरे को मान लो 3 या 4 न्यूमेरिकल्स ना समझ नहीं आए, उनमें डाउट है, तो वो कब हाँ, कराओगे? वो ग्रुप पे लिखो, ये आपस वाले बच्चे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा अच्छा। और जो वैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये लोग फिर भी सॉल्व नहीं कर रहे, इनकी आत्मा फिर भी नहीं दुख रही देख के क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्लास फैकल्टी लेगी, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरे को आ जाना जरूरी इसलिए था ताकि मैं तुम लोगों को आंसर राइटिंग सिखा दूं। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आएंगे, दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह वो कर देंगे। एक मिनट मैं एक बार अपना टाइम टेबल भी देख लूं। नेक्स्ट उनका है मेरा है? तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है SBR टेस्ट 1, तुम्हारा 9 तारीख को टेस्ट है भाई, 9th को। SBR प्रॉब्लम क्लास 2 ये तो मेरी ही है 20th को। तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाली मैं उनको देती हूँ। पहले चलो तुम लोग एक बार ये डिस्कस तो करो, हो सकता है ग्रुप पे डिस्कस करने से आ जाए। अगर मेरे को भी लगा कि छोटा सा अमाउंट है और ज्यादा लंबा उसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मैं ही रिप्लाई कर दूंगी। बट मुझे टाइम देना 1-2 दिन का, कल इवेंट है, उसके शौक से निकलूंगी मैं परसों, फिर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है? मैम ये क्वेश्चंस हमने वर्ड पे प्रैक्टिस करना है या फिर ओरली कर लें, कैसे करना है? ओरली, पहले सिर्फ अपने पेन पेपर पे लिखो, उसको ओरली बोलो और फिर एग्जामिनर से चेक करके ना वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। मेन वर्ड्स जो उसके थे, मेन भावनाओं को अंडरलाइन कर लेना। ओके मैम। ठीक है, वर्ड पे और उस पे अपन तब करेंगे थोड़ा सा जो लेटर स्टेजेस में आएंगे। अभी इनिशियल लेवल पे ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इन पे सिर्फ लिखना कैसे है उसके फर्स्ट 2-3 स्टेप्स चलो, एक साथ सब कुछ मत अटेन करो। ओके मैम। ठीक है, यस चलो चलिए जी, अच्छे से पढ़ाई करो। कल जो लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, कल मिलते हैं। हाँ जी, somebody was saying something. Thank you. अच्छा, ओके, चलो जी, चलो, टेक केयर एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट, बाय मैम। बाय Bye, बाय ma'am. मैम। बाय 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 बाय।